नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिवहरी मीना और अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अजय कुमार के पर्यवेक्षण में और डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान के नेतृत्व में 7 मई को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन टीम, साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग टीम और स्वास्थ्य विभाग टीम के सहयोग से किया गया। बता दें कि जिसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय की दक्षता को परखना और नागरिकों को जागरूक करना था। आईबीजे इब्जा कॉन्क्लेव लखनऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जेम एंड ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की जीडीपी को देखेंगे तो भारत की जीडीपी में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी भारत को प्राप्त होता है। और जीएसटी के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें जीएसटी का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से 8 वर्ष पहले देश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब स्थिति जिस राज्य की थी, उनमें से उत्तर प्रदेश था। न सुरक्षा का वातावरण था, न प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार सुरक्षित माहौल में ही मनाया जा सकता था। दंगे होते थे। आप याद करिए, जब महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगेगा तो कौन सा व्यापार वहां पे, कौन व्यक्ति व्यापार कर पाएगा? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का सा माहौल था। और उन स्थितियों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था।
और पिछले 8 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश न केवल दंगा मुक्त हुआ है बल्कि माफिया मुक्त भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के हो, सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है और सुरक्षा और सौहार्द के इस बेहतरीन वातावरण में व्यापार की भी अनंत संभावनाएं आगे बढ़ी है। जो डाटा मैंने यहां पे रखे हैं कि जेमएन ज्वेलर्स की जो भूमिका है इकोनॉमी की दृष्टि से वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन हमें याद करना होगा जेमएन ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन देना, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उसकी पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता भी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और उस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा राज्य है और जो केवल अपने लिए ही नहीं, आसपास के राज्य भी जिसपे अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस राज्य पे निर्भर करते हैं वो उत्तर प्रदेश है। यानी मान के चले कि 30 करोड़ की आबादी की व्यापार और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। तो इस प्रदेश के अंदर उस प्रकार की संभावना हो, इसके लिए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से कहूंगा कि वह एक अच्छा मॉडल तैयार करें जिसमें जेमएन ज्वेलर्स का एक पार्क हम यूपी के अंदर बनाने में एक योगदान दे सकें। ये संभावनाएं, इसकी प्रोसेसिंग हो, इसमें नई डिजाइन के साथ उस प्रकार के ज्वेलरी को, उस प्रकार के जेम्स को हम आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलकर के तकनीक का योगदान दे सकें, फिर यहां से मार्केट के लिए सप्लाई चेन बना सकें और फिर उसके एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, आपके सुझाव और इस सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। सुरक्षा का वातावरण गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा होगा कि हर प्रकार की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के साथ एक संवाद भी आवश्यक है। मैंने 2 वर्ष पहले प्रदेश भर के अंदर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से और सभी बैंकिंग संस्थाओं से भी अपने गृह विभाग को भी और नगर विकास विभाग को भी इसके बारे में कहा कि देखिए हमें सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सेफ सिटी का लक्ष्य पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना। हमने PRB 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 25 से 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी PRB वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कहीं कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर PRB 112 वहां पहुंच सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है। साइबर अपराध को रोकने के लिए 17 के पहले प्रदेश में मात्र 1 थाना था और आज सभी 75 जनपदों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक थाना, हर जनपद में एक थाना है और हर थाने में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। फॉरेंसिक अपराध को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार ने हर जनपद में थाने भी उपलब्ध करवाए हैं और उसकी लैब्स भी स्थापित की है। और अब तो हमने प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कर दी है जो गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए स्टेप
क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए। आज प्रदेश सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में रह रहा है, तो व्यापार और निवेश का भी एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करते समय मैंने सभी प्रतिष्ठानों से कहा था कि देखिए, आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। हम गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आप भी लगवाइए अपने प्रतिष्ठान में। और अब तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि पहले होता क्या था, हम सीसीटीवी कैमरा लगाते थे, डीपीआर लगाते थे, तो जो चोर डकैत या लुटेरा आता था वो डीबीआर को सबसे पहले अपने कब्जे में लेता था, जिससे कोई भी रिकॉर्ड किसी के हाथ में ना आने पाए। और अब तो बिना डीबीआर के ही हम लोग ऐसे कैमरे लगा सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सकता है और किसी भी ऐसी घटना को जो कहीं घटित हुई हो उसका अनावरण करने में वो योगदान दे सकता है, चाहे वह सुल्तानपुर की घटना रही हो, चाहे वह आगरा की। भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति के बीच सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर आने वाली सूचना को लेकर सतर्क रहें। अगर आपको कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है, खासतौर पर भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित, तो इसकी रिपोर्ट करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए 550 नए शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेजेज और हाई स्कूल के उन विद्यालयों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई है। आपने देखा होगा, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में यह संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है
जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं और उसमें आज लगभग 550 ये सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की सफलतापूर्वक भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके जो इन विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की कमी थी, प्रदेश के युवा और ऊर्जावान नौजवानों को शिक्षक बनने के लिए एक अवसर देते हुए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा चयन की पूरी प्रक्रिया में उसकी निष्पक्षता में, उसकी पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है और चयन की इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि आप सबको आज यह नियुक्ति पत्र देते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन जिस निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है, उसी प्रकार की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के उपरांत शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए उसके उन्नयन में आपका भी इसी प्रकार का योगदान उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा का ध्यान आपसे एक अपेक्षा रखता है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि जब व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है तब तक वह तमाम प्रकार के उदाहरण देता है, उलाहना देता है, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करता है उसके बाद वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से विरत होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि एक समय यह भी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसे लगते थे जैसे स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में दिया गया। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था।
प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था, तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।